हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कंप्लीट आप देखोगे तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएंगे और कुछ रिजल्ट्स जो कि आईआईटी बार बार पूछता है, कई बार पूछ चुका है, और कॉन्सेप्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट भी आपको पता लग जाएंगे जिनका डायरेक्टली यूज़ करना होता है। ठीक है, तो जैसा नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ को बचाया जाए, है ना, कोई कोई एक सेफ पार्ट, है ना, चीज़ों को बचाने के लिए, सेफ करने के लिए इस तरह से चीज़ों का यूज़ हो। इसी को हम लोग कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से, और जैसा जेई क्वेश्चन पूछता है तो उनके रिजल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें जाएंगे नहीं एक्चुअली, कि रिजल्ट्स कहाँ से आते हैं, कितना ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें हो सकती हैं, मैथमेटिक्स इसकी बहुत बड़ी हो सकती है। तो बेसिक में आते हैं, जैसे मान लो कि एक ये कंडक्टर बॉडी है, ठीक है, इस तरह की एक कंडक्टिंग बॉडी है, और इस कंडक्टिंग बॉडी के बाहर में ये मान लो कि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, बाहर में एक चार्ज मैं ऐसे रख देता हूँ Q2। ठीक है, तो शील्डिंग का सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं कुछ इस कंडक्टर के अंदर में कोई पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, लेट से इसके अंदर मैंने एक पॉइंट चूज़ कर लिया P। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही रखेंगे Q2, उस Q2 की वजह से इस कंडक्टर पे इंडक्शन हो जाएगा। तो कंडक्टर की आउटर सरफेस पे यहाँ पे कुछ इधर साइड में नेगेटिव चार्ज आना चालू हो जाएगा इस तरह से, है ना, इंडक्शन की वजह से कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर में भी थोड़ा कम होगा या में भी हल्का पॉजिटिव हो। एक मैंने रफ आइडिया दे दिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही स्पेशल टाइप का होगा। एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम, हमको पढ़ना नहीं है बट हल्का सा रेफरेंस में देता हूँ। यूनिकनेस थ्योरम क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर चार्ज Q2 की वजह से अंदर वाले पॉइंट पे, यहाँ पे नेट फील्ड हमें ज़ीरो करना है। किस किस वजह से? एक तो इस Q2 चार्ज की वजह से मिला के, और एक जो बाहर में आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, उन दोनों की वजह से मिला के नेट फील्ड ऑलवेज क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब कि एक थिन कंडक्टिंग अगर आप कोई बॉडी रख लो, लेट से इस तरह का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसको हम लोग, फैराडे ने चूंकि इस पे ज़्यादा काम किया था तो इसलिए फैराडेज केज भी बोलते हैं। इस तरह का मान लो एक बॉक्स बना लो, बहुत ही थिन कंडक्टिंग बॉक्स है ये, है ना, चारों तरफ से बंद है, मेटल से, मेटल का बॉक्स बनाया है, कंडक्टिंग बॉक्स बनाया है, चारों तरफ से बंद है। अब इसको बोलते हैं हम कि ये फैराडेज केज है। मतलब इसके अंदर में बाहर की वजह से कुछ भी हो जाए, बाहर में चाहे लाइटनिंग आ जाए, है ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके ऐसे ये सब चीज़ें दिखाई भी गई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आपको दिखाया भी गया है बहुत सारे, कि यहाँ पे चाहे लाइटनिंग आ जाए, चाहे जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं जा पाती, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? शील्डिंग। मतलब कि ये पूरी चारों तरफ से बंद कंडक्टर क्या कर देता है? आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से आइसोलेट कर देता है या शील्ड कर देता है इनर पार्ट को। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जैसे इस वाले एग्जाम्पल में जो हमने लिया था, इस एग्जाम्पल में क्या मतलब होगा कि ये Q2 चार्ज की वजह से कुछ अंदर में तो फील्ड होगी, सिर्फ Q2 की वजह से। तो पॉइंट चार्ज से जो भी डिस्टेंस है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा के निकल जाएगा। उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगी। तो अगर मैं Q2 चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पे बोल रहा हूँ EQ2, और ये चार्ज के आउटर शेल पे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मैं फील्ड बोल रहा हूँ, वो लेट से E डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ED1 बोल देता हूँ मैं। क्यों D1 बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखो इनर सरफेस पे भी कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? कंडक्टिंग बॉडी इनिशियली हमने कैसे ली थी? न्यूट्रल ली थी। तो अगर P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेने जाओ तो तीन वजह से फील्ड होंगी। एक तो बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ED1, एक अंदर वाले की वजह से ED2, और एक इस पॉइंट चार्ज Q2 की वजह से। बट ये थ्योरम क्या बताता है, शील्डिंग का इफेक्ट क्या बताता है, कि इन तीन की वजह से तो मिला के ज़ीरो होना ही है, क्योंकि यहाँ पे नेट जो होगा वो तो ज़ीरो होगा ही होगा। नेट में तो तीनों की वजह से आएगी। बट शील्डिंग इफेक्ट ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ
ये बाहर का चार्ज Q2 और इसके सामने जो फेसिंग सरफेस है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी मिला के क्या होगा, जीरो ही होगा। दैट मीन्स आई कैन राइट ED1 एज EQ2, और अगर वेक्टर के टर्म में लिखना है तो इसमें बस माइनस साइन लगा दो, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसी सेम पॉइंट पे अगर मैं इनर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसकी वजह से फील्ड निकालूं तो ED2 की वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? सीधा सा, क्योंकि नेट में जीरो होना था, पहले दूसरे मिला के ही जीरो हो गए, तो तीसरा भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? कॉन्सेप्चुअल पार्ट यहाँ पे जो समझने का, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, क्या है कि जो बाहर में चार्ज है और उसके सामने जो सरफेस है, जस्ट Q2 के सामने जो सरफेस है उस वाली आउटर सरफेस, इन दोनों का इफेक्ट मिला के अंदर में कितना जाएगा, जीरो। मतलब अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से मिला के क्या होगी, जीरो। चार्ज अपने आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी चीज को उल्टा रिवर्स वाले ऑर्डर में भी एक बार समझ लेते हैं कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर से एक स्फेरिकल कैविटी निकाली और इस कैविटी में मान लो चार्ज Q1 को रख दिया। अब इस Q1 की वजह से क्या होगा, शील्डिंग होगी, शील्डिंग, और बेसिकली इनर वाली सरफेस पे, अब यहाँ पे इनर सरफेस पे कुछ चार्ज आने लग जाएगा। तो इधर साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज ऐसे आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और आउटर वाले सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा। अगर हमने इनिशियली कंडक्टर को इंसुलेटर लिया है तो इनर सरफेस पे कुछ नेगेटिव आया तो आउटर सरफेस पे इक्वल अमाउंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हमने बोल दिया कि बाहर वाले सरफेस पे आ गया। अब शील्डिंग का अगर रिजल्ट लगाना तो उसको पहले एक बार समझो कि अगर मैं मान लो यहाँ का बाहर का कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ P पॉइंट, तो इस P पॉइंट पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहूँ तो देखो कौन सी चीज शील्डेड है, अंदर में जो चार्ज है Q1 और जो उसके जस्ट सामने वाली सरफेस है, मतलब कि इनर सरफेस पे जो चार्ज है, इन दोनों की वजह से मिला के बाहर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो अब फिर से मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा EQ1 वेक्टर प्लस ये जो अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं D1 डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोल दूं तो EQ1 वेक्टर प्लस ED1 वेक्टर की वैल्यू मिला के क्या होगी, नल वेक्टर, मतलब जीरो होगी बेसिकली। ठीक है, यही शील्डिंग है कि बाहर में चार्ज था तो जस्ट बाहर वाली सरफेस पे और उस पॉइंट चार्ज पे मिला के फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। यहाँ पे अंदर में अगर चार्ज है तो अंदर वाले चार्ज और जस्ट उसके सामने वाली सरफेस जो उसको इनक्लोज कर रही है, उस सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसकी वजह से और इस पॉइंट चार्ज की वजह से मिला के फील्ड बाहर के हर एक पॉइंट पे क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है जिस पे जेई क्वेश्चन भी पूछ चुका है कई बार कि इनर सरफेस पे अगर ये मैंने चार्ज Q1 को सेंटर पे रखा होता, एग्जैक्टली जो कैविटी है उसके सेंटर पे रखा होता, तब तो हम पक्का से कह सकते थे कि जो इनर सरफेस है उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। बट अभी तो क्या होगा कि अगर पॉइंट चार्ज Q1 इस वाली सरफेस इस साइड के ज़्यादा पास है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो होगी लेट से सिग्मा 2, और यहाँ पे दूर में जो चार्ज डेंसिटी है वो लेट से सिग्मा 1 है, तो सीधी सी दिख रही है कि सिग्मा 2 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 1। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली होंगे नेगेटिव तो उल्टा लगना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे पास में चार्ज है वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इनर सरफेस पे तो दिख रहा है कि अनइक्वल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट आउटर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी हो इसी की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होनी चाहिए वो बिल्कुल इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जानी चाहिए जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का होता है। क्यों? क्योंकि सेम रिजल्ट होता है ना कि अगर एक शेल है और शेल पे चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो उसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसका रिजल्ट वही रहता है पॉइंट चार्ज वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी रेडियली आउटवर्ड बाहर यूनिफॉर्म तरीके से निकलनी चाहिए। क्यों मैं कह सकता हूँ, फिर से वही पिछली बार जो मैंने किया कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट मैं Q ले लेता हूँ, इस पॉइंट Q पे 3 वजह से फील्ड हो रही हैं और तीनों वजह से मिला के जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट Q मैंने कहाँ पे लिया है, कंडक्टर के अंदर लिया है, और कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। तो अब 3 वजहों से जो मिला के इस Q पॉइंट पे, इनमें से पहली दो
Q1 और इनर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो शील्डिंग की वजह से ही मिला के ज़ीरो हो जाती हैं। तो 3 में से 2 तो अपने आप ही मिला के ज़ीरो हो रही हैं, और टोटल भी अगर ज़ीरो होना है तो तीसरा भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब जो आउटर सरफेस आ रही है इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से फील्ड ज़ीरो हो जाए। अब फिर से थोड़ा सा लॉजिक से इसको सोचो कि ऐसा कब हुआ था कि आउटर सरफेस पे चार्ज कि किस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अंदर में फील्ड ज़ीरो आती है। तो हमें पता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है शेल का, तो शेल की वजह से अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड क्या आती है? ज़ीरो। किस केस में? जब बाहर में फील्ड का चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? यूनिफॉर्म हो। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। अंदर में अगर इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे तो ऑब्वियसली इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस चार्ज Q1 की वजह से भी होगी और इनर सरफेस के चार्जेस की वजह से भी होगी, जो कि अनइवन है ना। तो फील्ड लाइन यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनेंगी, थोड़ी इस तरह से बनेंगी, ठीक है, ऐसे। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक वो गलती कर रहा हूँ कि इसको सरफेस पे परपेंडिकुलर ही हिट कराना है। कंडक्टर की सरफेस पे फील्ड लाइन ऑलवेज कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, बट होंगी गोल गोल। क्यों? क्योंकि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पॉइंट चार्ज भी ऑफ सेंटर रखा हुआ है। और लेकिन बाहर में ये फील्ड कैसी होंगी? रेडियली आउटवर्ड, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आई गेस ये आपको समझ में आ चुका है। तो ये है जो काम की बातें हमें जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब इसके बाद आप जो है प्रॉब्लम भी देखिए और नेक्स्ट 2 इलस्ट्रेशन 3 इलस्ट्रेशन जो हैं उनको भी देखिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। थैंक यू।